नमस्कार। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन का यह पॉडकास्ट कार्यक्रम है। मेरा नाम मनुजम पांडे है। अमृतकाल की ओर सीरीज के तहत हम मोदी सरकार के पिछले 9 वर्षों में हुए परिवर्तन पर अनेक विशेषज्ञों से चर्चा कर रहे हैं। उनसे तथ्यात्मक रूप से समझ रहे हैं कि इन 9 वर्षों में नए भारत की तस्वीर कितनी बदली है। जिस विषय पर हम आज बात करेंगे वह है शांति और सुरक्षा से प्रगति। और इस विषय पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और लेखक श्री के उपाध्याय जी। आपका स्वागत है सर। जी मंजुम जी, स्वागत है। 2023 एक महत्वपूर्ण साल था। इस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षित, समावेशी और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने की दिशा में कई ऐतिहासिक प्रगति हासिल हुई। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के पारित होने के साथ आपराधिक न्याय प्रणाली में भी एक नई शुरुआत हुई है। मेरा पहला प्रश्न है सर कि एससीओ की बैठक से लेकर संयुक्त राष्ट्र के मंच तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उनकी सरकार की प्राथमिकता शांति, सुरक्षा और विकास है। पिछले 9 वर्षों में समग्र रूप से आप शांति, सुरक्षा से प्रगति को कैसे देखते हैं और इस दिशा में सरकार के प्रयासों को भी आप समझाइए। हाँ बिल्कुल, देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। हमें अगर पिछले 9 सालों को जानना है तो हमें इससे पहले के थोड़ा सा इतिहास में जाना होगा। हमें याद होगा 26 नवंबर 2008 बम्बई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर गोलीबारी होती है। ताज होटल में आतंकवादी घुस जाते हैं, उन्होंने दनादन गोलियां चलाई और न जाने कितने लोगों को मार दिया। 60 घंटे तक मुंबई आतंकवादियों की गिरफ्त में थी। इस हमले में 160 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। पूरा देश स्तब्ध था। आतंकवाद की इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। और इसी तरह से दूसरी घटना हुई 6 अप्रैल 2010 को छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुई। दंतेवाड़ा जिले के ताड़मेटला में नक्सलियों ने 76 जवानों को उड़ा दिया। 76 जवान, अब कल्पना करिए, सीआरपीएफ के 76 जवान। 150 जवान सुबह सुबह सर्चिंग के लिए निकले थे। जवान थके हुए थे, सर्चिंग के बाद थकान स्वाभाविक है। नक्सलियों ने इसी का फायदा उठाया। कई घंटे तक चली अंधाधुंध फायरिंग में 76 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। यह सुरक्षा बल पर हुआ देश में सबसे बड़ा हमला था। इसके बाद पुलवामा हम भूले नहीं। ये पुलवामा तो अभी हुआ था, लेकिन इसके बाद में कई ऐसी घटनाएं हुई पिछले 9 वर्ष से पहले। नक्सलवाद चरम पर था, आतंकवाद चरम पर था। रेलवे स्टेशनों पर हर जगह वार्निंग लिखी रहती थी, किसी खाली पड़ी चीज को छुए नहीं, ये बम हो सकता है। कुल मिलाकर हम अपने ही देश में दहशत के माहौल में थे। कश्मीर जल रहा था, असम सुलग रहा था, नागालैंड और अरुणाचल और पूर्वोत्तर के राज्यों में अफस्पा लगा हुआ था। कुल मिलाकर चारों ओर असुरक्षा का वातावरण था। कानून व्यवस्था की कोई देखभाल करने वाला नहीं था। निर्भया कांड भी हम लोगों ने देखा है। इसके बाद जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो बड़ी चुनौतियां थी। सबसे बड़ी चुनौती थी आतंकवाद और दूसरी बड़ी चुनौती थी नक्सलवाद और तीसरी बड़ी चुनौती थी बाहरी जो बॉर्डर से जो आवागमन होता था आतंकवादियों को, उनको जिस तरह से रसद पहुंचाई जाती थी और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती थी। सबसे बड़ा जो इस देश का दुर्भाग्य था कि बाहर से हमारे ऊपर हमले होते रहते थे और हम एक निंदा प्रस्ताव पारित करके ये कायराना हरकत है ये कह करके बरी हो जाते थे। लेकिन ये दृश्य बदला है। पुलवामा पर अटैक हुआ, तत्काल कार्रवाई हुई। अभिनंदन पाकिस्तान में हमारे कैप्टन अभिनंदन पाकिस्तान में उनका पैराशूट छूट गया। उनको वहां 48 घंटे के अंदर अभिनंदन वापस था और पुलवामा पे सर्जिकल स्ट्राइक हुई। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में पाकिस्तान आज तक उस सदमे से उबर नहीं पाया है। पाकिस्तान की आज जो स्थिति है, अगर ये जवाब हम पहले दे रहे होते तो देश को ये इतने दिन तक आतंकवाद झेलना नहीं पड़ता। हमने न जाने कितने लोगों को खोया, कितने अपने फौजी जवानों को खोया है। तो कुल मिलाकर के आतंकवाद पर यह कार्रवाई हुई। बम की घटना, मुझे नहीं लगता अगर जम्मू कश्मीर के एक छोटे से हिस्से को छोड़ दिया जाए तो आतंकवाद की घटना पूरे देश में पिछले 9 साल में कहीं नहीं हुई है। कहीं बम नहीं फटा है, कहीं रेलवे स्टेशन पर बम नहीं फटा है, कहीं रेल की पटरियां नहीं उड़ाई गई हैं। नक्सलवाद की घटनाओं में बहुत कमी आई है।
जो गिनी चुनी रह गई है उन पर भी काम चल रहा है, मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जा रही है। तो देश का जो मिजाज है वो बदला है। प्रधानमंत्री का स्पष्ट मत था कि देश की सीमाओं के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, और अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। हम आंख मिलाकर के बात करेंगे, आंख अगर कोई दिखाएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, ये मत था। ये कुल मिलाकर के देश का मिजाज बदला, लोगों का मिजाज बदला। उन्हें लगा कि एक सुरक्षित हाथों में देश है और देश ऐसे ही चलता है, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। तो काफी हद तक चेंजेज आए हैं। हमने देखा जी। धारा 370 हटी। धारा 370, कहा जा रहा था कि 370 हटेगा तो इसके बाद में देश में क्या होगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा, उन हालातों को कौन संभालेगा, इस तरह की धमकियां दी गई थी। आज कश्मीर मुख्य धारा में लौट रहा है। वहां पर्यटक जो है उसी तरह से जा रहे हैं जैसे देश के बाकी हिस्सों में जाते हैं। वहां आतंकवाद नहीं है, एक दो छुटपुट घटनाएं होती भी हैं तो उनका तत्काल जवाब दिया जाता है, उन आतंकवादियों को ढेर कर दिया जाता है। आतंकवादियों से अब कोई समझौता नहीं हो रहा है। तो ये बदलाव आया जी। है, नजरिया बदला है, नजरिया बदला है, नजर बदली है। तो काफी चेंजेज आए हैं। तो आगे भी आप देखेंगे कि इसी को लेकर के बातचीत हो रही है। हम G20 में जी। जाते हैं तो हम बहुत गौरव के साथ, स्वाभिमान के साथ सबका नेतृत्व करते हैं पूरे विश्व का, और नेतृत्व करके हम बताते हैं कि ये भारत की अब बदली हुई अर्थव्यवस्था है, जो देश की सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था। और इसके पीछे जो कारण है, उसके कारण है कि आतंकवाद की घटनाओं में कमी, कानून व्यवस्था पर पूरी तरह से पकड़, मुख्य धारा में लोगों का शामिल होना, नक्सलवाद की घटनाएं ये कम से कम होना, कुल मिला के प्रगति की निशानियां हैं ये, मंजूर जी। 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 सर, आपने G20 की बात की। मेरा दूसरा प्रश्न इसी से संबंधित है। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में G20 संपन्न हुआ है और इसकी एक बैठक जी श्रीनगर में भी आयोजित हुई। इसे आप जी जी। कैसे देखते हैं, विशेष रूप से 370 हटने के बाद? बिल्कुल, 370 हटने के बाद ये साधारण काम नहीं था। 370 हटना ही सबसे पहली बात तो असाधारण था। 370 किस तरह से हटेगा लोग कल्पना नहीं कर सकते थे। पूरी शांति के साथ हटा। जो लोग आशंका व्यक्त कर रहे थे कि हिंसा भड़क जाएगी, सबसे पहले तो जवाब उनको दिया गया। कुछ राजनेताओं ने तो यहाँ तक कहा था कि लाशें बिछ जाएंगी। उन राजनेताओं के बयान आज बदल रहे हैं, धीरे धीरे उनकी सोच बदल रही है। और बहुत ही जल्द कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं। G20 के का जब चयन हुआ, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर का जब चयन किया गया वहां की मीटिंग के लिए, तो इन मीटिंगों से दो तरह के संदेश जाते हैं। एक संदेश तो ये जाता है कि ये पूरी तरह से भारत का हिस्सा है, भारत, इस पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। जैसा कि पाकिस्तान ये कहता रहा है कि वो अपना हक जताता है कि ये हमारा जम्मू कश्मीर हमारा है। तो वो लोग बोलते हैं कि भारत में जो कश्मीर है वो भी हमारा है, उसी को लेकर के विवाद है। तो सबसे बड़ा संदेश तो पूरे विश्व को दिया कि भाई श्रीनगर और कश्मीर ये सब हमारा है और हम यहाँ आयोजित कर रहे हैं। तो भारतीय कानून के तहत, भारतीय कानून के जो के तहत जो पुलिस थी उसके तहत वहाँ पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई। संविधान के तहत वहाँ लोगों का प्रोटोकॉल लगाया गया और पूरे भारतीय संविधान के साथ तिरंगे के नीचे, क्योंकि अब वहाँ दो विधान दो निशान नहीं है, एक ही विधान है, एक ही निशान है, तिरंगा है और संविधान है। तो G20 से हमने पूरे विश्व को ये संदेश दिया कि जम्मू कश्मीर पे एक तो पूरा विश्व कोई बीच में इंटरफेयर न करे, हमें किसी अपने अंदरूनी मामले में किसी का दखल बर्दाश्त नहीं। दूसरा, हमने ये भी बताया, विश्व के लोगों को वहां ले जा करके बताया कि किस तरह से जम्मू कश्मीर बदला है, किस तरह से मुख्य धारा में शामिल हुआ है, किस तरह से यहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा है, कैसे यहाँ के लोग अब पुलिस की भर्ती में, वहाँ शिक्षकों की जो भर्तियां निकलती हैं उसमें शामिल हो रहे हैं, कैसे वहां पर मॉल बन रहे हैं, सिनेमा हॉल खुल गए, एक दो सिनेमा हॉल खुल गए और खुलने जा रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा चेंज हो रहा है। जो जम्मू और श्रीनगर के नागरिक कभी सोच नहीं सकते थे, उस तरह का दृश्य वहां उपस्थित हो रहा है। तो G20 से बहुत सारे संदेश गए हैं, पूरे विश्व को हमने संदेश दिया है कि हमने केवल वहां धारा 370 हटाने का काम नहीं किया, हमने वहां के नागरिकों की सुरक्षा की चिंता की, नागरिकों के रोजी रोटी की चिंता की है, उनके रोजगार की चिंता की है, उन्हें मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया। अब वहीं के नागरिक अब आतंकवादियों को शरण नहीं देंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके घर में अशांति हो, वो नहीं चाहते, क्योंकि अब उनके रोजगार चल निकले हैं। डल झील एक बार फिर से जगमगाने लगी है, डल झील की लहरों में लोग रुकने लगे हैं।
तो वहाँ के शिकारे, वहाँ की मस्तियाँ और वहाँ की जो बर्फबारी है वो अब देखने का आनंद अलग है, क्योंकि लोग निडर होकर के बगैर खौफ के वहाँ जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जी G20 का जो आयोजन था एक अद्भुत आयोजन था, और उसका बहुत सीधा और साफ संदेश इस सरकार ने दिया है। सर, मेरा जी अगला प्रश्न है कि देश के 3 हॉटस्पॉट क्षेत्रों उत्तर पूर्व, वामपंथी उग्रवाद क्षेत्र और जम्मू कश्मीर, जी जैसा कि आपने बताया अभी जम्मू कश्मीर के बारे में, फिर भी कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने में इन तीनों हॉटस्पॉट क्षेत्र जो रहे हैं, इनमें सरकार कितनी जी सफल हुई? बिल्कुल सफल हुई। सबसे पहले हम नक्सलवाद की बात करते हैं। वामपंथी उग्रवाद का अर्थ इसी से है कि जो नक्सलवाद है ये वामपंथियों की देन है। पश्चिम बंगाल में नक्सलवाड़ी एक क्षेत्र है, वहां से एक आंदोलन की शुरुआत हुई जिसमें उन्होंने युवाओं से बंदूक उठाने का आह्वान किया और कहा कि अपना हक मार के लो, जो कि बहुत ही हिंसक और बहुत ही डरावना था। इस आंदोलन का मैं अगर आंकड़ों में बात करूं तो 2014 में सरकार ने 21,000 करोड़ रुपए का विशेष आवंटन किया था, और जो पिछले बजट में 83,000 करोड़ रुपए हो गया। विकास कार्यक्रमों की वजह से उन जिलों के बासिंदों में जो ज्यादातर जनजातीय समुदायों से आते हैं, क्योंकि नक्सलवाद उन्हीं इलाकों में पनपा जो आदिवासी इलाके हैं और जो वन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो उनमें ज्यादातर जनजातीय समुदाय थे, वो एक तरह से मुख्य धारा से कटे हुए थे। उन्होंने उनका इस्तेमाल किया और उनको उन्हीं के यहाँ उन्होंने शरण ली और उनको अपने समूहों में शामिल करके उनको हिंसा में उतारा। तो अब 83,000 करोड़ बजट हुआ। दूसरा जो है, उन्होंने इस नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए। हिंसक घटकों से निपटने के लिए जो रणनीति बनाई उसे रक्षात्मक से बदलकर आक्रामक कर दिया गया। पहले हम नक्सलवादियों के जो प्रोफेसर होते थे, यहाँ के तथाकथित जो कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटीज हैं उनमें इनके प्रोफेसर वगैरह सब इसके वो चलाते थे, रणनीति बनाते थे। हमने उनसे बातचीत करने की बजाय आक्रामक अंदाज अपनाया, अगर आप हमला करोगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो कुल मिलाकर के नक्सली प्रभावित क्षेत्रों का चयन किया गया। 2019 से अब तक 108 नए कैंप बनाए गए और जो हिंसा में प्रयोग होने वाली फंडिंग पर चौकस निगरानी की गई, व्यवस्था तैयार हुई। 30 करोड़ से ज्यादा जब्त हुए हैं, 30 करोड़ से ज्यादा की जब्ती हुई है। नक्सली क्षेत्रों में जो हाई टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल हुआ, निगरानी जो प्रणाली ड्रोन वगैरह का उपयोग किया गया, एयर सपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, 250 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन और मामलों की जांच में तेजी की व्यवस्था करके इसमें तय किया गया। कुल मिलाकर के 2006 से और 2014 के बीच 8 साल में 13,315 हिंसक घटनाएं हुई थी, 2006 से 2014 के बीच। लेकिन जी 2014 से 2022 के बीच के आंकड़ों की अगर बात करें तो मात्र 6,552 घटनाएं हुई हैं। कुल मिलाकर हिंसक घटनाओं में 50% से भी कमी आई है। तो ये वामपंथी उग्रवाद पे एक तरह से करारा प्रहार था। अब आप आज की तारीख में नक्सलवाद ऑलमोस्ट सभी 1-2 जिलों को छोड़ दें तो सभी जिलों में लगभग समाप्त हो गया है। मुख्य धारा में लौट के आ गए हैं लोग बाग, या तो मुख्य धारा में लौट के आ गए हैं या उन्हें समाप्त कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के नक्सली जो है वो अब नाम के रह गए, और जो नक्सली के नाम पे हिंसा कर रहे हैं वो दरअसल नक्सली है भी नहीं, वो तो अब अपने एक तरह से लुटेरे वगैरह टाइप के गिरोह हैं जो छोटे छोटे नक्सली के नाम पर जो है वारदातें करते हैं। लेकिन मुझे लगता है आने वाले समय में वो छोटी मोटी जो घटनाएं हैं वो भी बंद हो जाएंगी। अब उस तरह की बड़ी बड़ी घटनाएं सुनाई नहीं देती, न दिखाई देती हैं। तो ये एक चेंज आया जी है। और आपका दूसरा सवाल कुछ और था 370 से जुड़ा हुआ, एक बार दोहराएंगे जरा। सर, यही कि एक तो उत्तर पूर्व क्षेत्र, एक वामपंथी उग्रवाद और जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था। हाँ, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र पूरी तरह से वहाँ अपसपा लगा हुआ था, मिजोरम में और मणिपुर जी में, जहाँ सेना का शासन हुआ करता था। और हर बार उसके और वहाँ की जो तमाम जो छोटे छोटे संगठन थे उनकी वजह से वहाँ अशांति थी। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र को जो है वो पूरी तरह से अब वहाँ पे लगभग सारे, अब देखिए आसाम में शांति है पूरी तरह से, उल्फा उग्रवाद पर समझौता हो गया है, उल्फाइयों से समझौता हो गया है अल्फा के उनसे, और वो अब वहाँ पूरी तरह से शांति है। नागालैंड में शांति है। मणिपुर में अभी जरूर कुछ घटनाएं हुई लेकिन वो घटनाएं वहाँ की जातीय जनजातीय हिंसा है, वो कोई उस तरह का उग्रवादी घटनाएं नहीं है कि जी अलगाववादी घटनाएं नहीं है।
तो कुल मिलाकर के जो पूर्ववर्ती जो सरकार थी पूर्वोत्तर की ओर तो ध्यान ही नहीं देती थी। उनका तो वो तो ऐसे मान के चलते थे कि केवल बस उत्तर भारत है, उसके अलावा देश के वो हिस्से ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के नजरिया बदला और पूर्वोत्तर में आज पूरी तरह से शांति। आप देखिए त्रिपुरा, त्रिपुरा एक समय वामपंथी का गढ़ हुआ करता था, और जब त्रिपुरा में हमारी सरकार बनी तो लोगों ने वहां रोने लग गए थे, बोले हम आजाद हो गए हैं आज। तो आप सोचिए किस तरह की यातनाएं झेली होंगी त्रिपुरा के लोगों ने। तो आज कुछ हिस्से अभी हैं, जैसे पश्चिम बंगाल वगैरह की बात करें तो वहाँ जो रोहिंग्याओं का और इनका एक है, लेकिन उस पर पूरी कार्रवाई चल रही है, और उसके लिए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम किसी भी हालत में घुसपैठ बर्दाश्त नहीं करेंगे और छोड़ेंगे नहीं हम किसी को। तो जी उस पर काम चल रहा है, और आज शांति की अगर बात करें तो शांति सुरक्षा है पूरी तरह से पूर्वोत्तर में। 370 के बाद से वहां पर पुलिस जी का राज कायम हुआ है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो वहाँ अभी कुछ हिस्सों में सेनाएं लगी हुई है, घाटी के कुछ क्षेत्रों में, लेकिन अब वहाँ की पुलिस जो है वो केंद्र के हाथ में। वहाँ जो लोकल स्थानीय पहले नेताओं का वरदहस्त रहता था, और वो उन पुलिस के अफसरों को अपने हिसाब से उनको नचाते थे, वो सब खत्म हो गया है। अब वहाँ कानून का राज है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब वहाँ के लोग नहीं चाहते कि यहाँ कोई भी इस तरह की घटना हो, ताकि पर्यटक न आए, क्योंकि उन उन्होंने अब देख लिया कि पर्यटकों के आने से किस तरह से अर्थव्यवस्था बदलती है, कैसे उनके जो लोग पत्थर उठाते थे अब वो शिकारों पे नाव चला रहे हैं, दुकानें चला रहे हैं, फूलों की दुकानें हैं या अलग अलग तरह की उनकी दुकानें, अब वो पत्थर नहीं उठा रहे, किसी के कहने पे भी पत्थर नहीं उठाएंगे। पहले उनका इस्तेमाल आतंकवादियों ने उनकी गरीबी का फायदा उठाया था। गरीबी का फायदा उठा करके बेचारे बच्चों को हाथ में पत्थर पकड़ा देते थे, 100-100 रुपए देते थे। तो सबसे बड़ा प्रहार हुआ जब नोटबंदी हुई, तो जो उनका नकली नोट का जखीरा था वो पूरा का पूरा वही ढेर हो गया। तो अब आतंकवादियों के पास बांटने के लिए पैसा नहीं है, उनकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई है, और इधर से भी गृह मंत्रालय ने भी उनकी फंडिंग पर पूरा वार किया है, उनकी फंडिंग को रोक दिया है। जो कई एनजीओ के माध्यम से पैसा बाहर से मिलता था आतंकवाद को बढ़ाने के लिए, उसको पूरी तरह से रोक दिया है। तो कुल मिलाकर के चारों तरफ से जो घेराबंदी की गई है, उससे जम्मू कश्मीर में आप देखिए कोई अगर छुटपुट घटनाएं कभी हो जाए तो हो जाए, लेकिन अब शांति है। अमरनाथ यात्रा शांतिपूर्वक होती है, लोग श्रीनगर तक जा रहे हैं, बर्फ देखने जा रहे हैं। इन सर्दियों के मौसम में भी वहाँ बड़ी भारी भीड़ है, और गर्मियों में तो होती ही है। तो अब लग रहा है कि जम्मू कश्मीर और श्रीनगर में पूरी तरह से जो है शांति का माहौल है। तो ये इस सरकार की इच्छा शक्ति की वजह से ही हुआ ना। जी मंजू सर, मेरा अंतिम प्रश्न है कि पूर्व की कांग्रेस की सरकार और वर्तमान में मोदी सरकार, दोनों जी, सरकारों में शांति सुरक्षा से प्रगति के विषय पर आप क्या अंतर देख पाते हैं? सबसे बड़ा जो अंतर है वो ये है कि जो देखने का नजरिया है, पूर्ववर्ती सरकारें जब कोई घटना होती थी तो उसको संप्रदाय की नजर से देखते थे कि अगर इसमें किस संप्रदाय के लोग मरे हैं, किस संप्रदाय ने हमला किया है। मान लीजिए, मैं बहुत साफ साफ कहता हूँ, एक कानून लेके आ रहे थे, उसमें ये था कि मुस्लिमों पे तो एफआईआर ही दर्ज नहीं होगी, अगर कोई दंगा या फसाद होता है तो हिंदुओं पे दर्ज होगी, चाहे कोई भी करे। तो ये जी कानून तो खैर वो पारित नहीं करा पाए जनता के विरोध की वजह से। लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों में ये होता था कि पूरे संप्रदाय विशेष को जो है एक छूट थी, वो पूरा कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले लेते थे। चाहे जैसे उनके जुलूस निकलते थे, जब घटनाएं हो जाती थी तो पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती थी। मैं यहाँ उत्तर प्रदेश में गाँव में अगर किसी संप्रदाय विशेष के लोगों ने कोई कांड कर दिया है और पुलिस को पता है कि इसमें पीड़ित कौन है और आरोपी कौन है, तो आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होती थी, तो महीनों महीनों एफआईआर में लग जाते थे। तो वो बहुत डर और भय का माहौल था। तो कुल मिलाकर के उन स्थितियों में चेंज आया है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे जम्मू कश्मीर हो। अगर कोई हरकत करता है, कोई ऐसी शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास करता है, तो यह नहीं देखा जाता है कि इसका धर्म क्या है, मजहब क्या है। वो सिर्फ और सिर्फ अपराधी है, उसकी दृष्टि से एफआईआर कायम होती है। नए कानून जो बने हैं उसमें और कानूनों को सख्त किया गया है। तो कुल मिलाकर के अब जो अंग्रेजों के समय के जो कानून थे, जो इन लोगों को बचाते थे, कहीं ना कहीं इस तरह से कानून बने हुए थे कि अदालत में जाके अपराधी बच जाते थे। अब जो नई न्याय व्यवस्था आई है, उसके तहत जब ये पूरी तरह से लागू हो जाएगी तो और कानून व्यवस्था सुदृढ़ और सुव्यवस्थित दिखाई देगी। मंजू
जी। तो ये थे हमारे साथ के उपाध्याय जी, जिन्होंने पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में शांति और सुरक्षा से प्रगति के विषय पर तथ्यात्मक रूप से पक्ष रखा है। निश्चित ही हमारे श्रोताओं को इस विषय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी आपसे ऐसे विषयों पर आपका विश्लेषण हमें प्राप्त होगा। सर, आप हमसे जुड़े, आपने हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। थैंक यू वेरी मच।